बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है। हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। उसमें कल की वीडियो में मैंने आपको बॉयल्स और चार्ल्स लॉ उस काइनेटिक इक्वेशन से ड्राइव करने के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे एवोगैड्रोस लॉ को और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। ऑल्दो कि ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने सिलेबस में आपके नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये कि ये आपके चूंकि अभी ये पोर्शन सिलेबस में है तो ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, एवोगैड्रोस लॉ का आपको पता है कि उसमें क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, नाउ कंसीडर टू गैसेस 1 and 2 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैविंग सेम वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी सेम हो, प्रेशर एंड टेम्परेचर भी सेम हो, तो फिर क्या होगा? देन देयर काइनेटिक इक्वेशन आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमने चूंकि टू गैसेस ली हैं, हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। अब चूंकि हम टू गैसेस ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे m फॉर गैस वन वी विल यूज M1 for N1 for gas and number of molecules N1 and C1 is the mean square velocity of gas 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? PV is equal to 1/3 M1 N1 C1 बार स्क्वायर। दिस इज फॉर गैस 1। और सिमिलरली गैस 2 के लिए हमारी क्या हो जाएगी? PV is equal to 1/3 M2 N2 C2 बार स्क्वायर। ठीक। अच्छा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन अब ये वाली है। ठीक है, और दिस इज फॉर दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब इक्वल की दोनों साइड्स पे पीवी है और पीवी है, इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ इक्वल की जो ये वाली चीजें हैं ना, हम ये लिखेंगे। सो 1/3 M1 N1 C1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार स्क्वायर। 1/3 इक्वल हैं, तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? M1 N1 C1 बार स्क्वायर और M2 N2 C2 बार स्क्वायर। अच्छा, नाउ बिकॉज बोथ गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी सेम। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी का हमने पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होती है, और मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि काइनेटिक एनर्जी हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब चूंकि हम स्टार्ट में कह चुके हैं कि गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो इट मींस के गैसेस की अगर टेम्परेचर सेम है, देन दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि हमने पीछे लेक्चर में देखा था कि जब हम गैसेस की काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ उसकी इक्वेशन लिखते हैं। हाफ mv स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं? हाफ mc बार स्क्वायर। अब चूंकि हम यहाँ पे दो गैसेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हाफ M1 C1 बार स्क्वायर फॉर गैस 1 एंड हाफ M2 C2 बार स्क्वायर फॉर गैस 2, और चूंकि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सो वी विल राइट इक्वल इन बिटवीन दीज टू। ठीक है। अच्छा, नाउ अब दिस इज इक्वेशन 1। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड काइनेटिक एनर्जी वाली जो है वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1/2 को हम इधर भी काट सकते हैं, या हम इधर इधर यहाँ पे काट लेंगे। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी? M1 N1 C1 बार स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। M2 N2 C2 बार स्क्वायर जो है वो हमने इधर लिख लिया, दरमियान में इक्वल लगा लिया। अब इसका हमने लिखा है हाफ M1 C1 बार स्क्वायर और हाफ M2 C2 बार स्क्वायर। अब क्या क्या कट जाएगा? M1 M1 से कट जाएगा, C1 बार स्क्वायर से कट जाएगा, हाफ इधर से इसके साथ कट जाएगा, M2 इधर से कट जाएगा, C2 बार स्क्वायर इधर से कट जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? N1 और N2। ठीक है, तो ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ जो है वो प्रूव हो गया है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम गैसेस ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास हमने एवोगाड्रोस लॉ को प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ठीक।
अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक बेसिकली क्या होता है कि जो गैसेस डिफ्यूज करती हैं उनका डिफ्यूज होने का जो रेट है वो गैसेस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताती हूँ। मतलब जो एक मतलब इसकी स्टेटमेंट तो और है कि वो उसमें वो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डेंसिटी, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये बताती हूँ कि जो गैसेस जिस रेट पे डिफ्यूज करती हैं वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अच्छा, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैसेस इज, वो तो हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जब हम 1 मोल लेंगे तो हमारे पास 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। ठीक है, सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस n इज इक्वल टू Na यानी एवोगाड्रोस नंबर। So PV is equal to 1/3 m Na C bar square. PV is equal to 1/3 m। अब आपको पता है कि गिवन मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। सो ये हमारे पास ये कैपिटल M के बराबर हो गया, m इंटू Na। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यानी हमने जो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम क्या करते हैं, गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, सॉरी वो मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास जो है वो ये बेसिकली हम यहाँ पे ये हम कर लेते हैं ना, n इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, और जब हमारे पास 1 मोल है तो हम यहाँ पे Na लिख लेंगे, तो m इज Na। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास m जो है वो mNA इज इक्वल टू m कैपिटल M C बार स्क्वायर। अच्छा, और C बार स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, C बार को इधर रखेंगे, M और 1/3 को इधर ले जाएंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और M जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और M नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास C बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PV ओवर M। ठीक, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक सेकंड नीचे वाला मतलब, अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 PV ओवर M। ठीक है, अच्छा, अब अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, सॉरी, अंडर रूट C बार स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3P ओवर D, बिकॉज ये हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ओवर M था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है कि आपको पता है कि M ओवर V इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, अगर हमारे पास V ओवर M है तो वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर D, यानी डेंसिटी हमारी नीचे आ जाएगी। ठीक है, यानी अब हमारे पास यहाँ पे M ओवर V की बजाय V ओवर M है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो V ओवर M जो है वो किसके बराबर है, 1 ओवर D के बराबर है, तो हम V ओवर M को रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर D से। ठीक है, V ओवर M को हम रिप्लेस कर देंगे बाय 1 ओवर D। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अंडर रूट C बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3P ओवर D। ठीक है, यानी हम V ओवर M को हमने 1 ओवर D से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास अब 3P ओवर D आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट लेते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती है। सो CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3P ओवर D। ठीक है, सिंस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो हम कहते हैं कि जी वो जितनी इनकी मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी उसके मुताबिक ही वो डिफ्यूज करेंगे, ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेंगे, और कम होगी तो ज़ाहिर है कि जितने मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उतना ही जल्दी वो डिफ्यूज करेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो चूंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल होती है, इसलिए हम CRMS की बजाय हम लिख लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, and it is equal to under root 3P over D. At constant pressure, rate is inversely proportional to the under root of density. ठीक है, this is actually this is our
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के जो रेट होता है वो जो आपकी गैस की डेंसिटी होती है उसके अंडर रूट के या यानी उसके जो है वो अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सी आर इज इक्वल टू आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ 1/d ऑफ डेंसिटी। ठीक है, एंड इट इज अ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब क्योंकि आपने ग्राहम्स लॉ पहले पढ़ा नहीं हुआ इसलिए आपको ये मतलब ऐसा याद करना पड़ेगा बिकॉज वो उसमें हमने वो लॉ जो है वो अगर पढ़ना हुआ तो वो उसको एक दफा बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 लॉज थे जो हमने काइनेटिक इक्वेशन से इनको प्रूव किया है। अब हम देखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि हम किस तरह से टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंसीडर द काइनेटिक इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर, ये हमारे पास वो आ गई। ठीक है, अच्छा, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, PV इज इक्वल टू 2/3 1/2 mnc बार स्क्वायर, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, ये हमने वो जो इसमें बॉयल्स लॉ था उसमें हमने ये किया था। ठीक है, PV इज इक्वल टू 2/3 1/2 mnc बार स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू, हम ये इसमें ये कर लेते हैं कि n जो है इसको हम मतलब इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये इसको बाद में हम बताएंगे। अच्छा, तो हम क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम इधर निकाल लेते हैं और इसको हम 1/2 mc बार स्क्वायर यानी ताकि हम इसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकें। तो PV इज इक्वल टू 2/3 n हाफ m c बार स्क्वायर एंड हाफ mc बार स्क्वायर इज एक्चुअली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E के। तो PV हमारी आ जाएगा, PV इज इक्वल टू 2/3 n E के। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन एंड गिवन बाय, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पूरा मूव कर जाता है तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। एंड इट इज गिवन बाय ई के, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc बार स्क्वायर। ई के इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, सो ई के हमारे पास यहाँ पे आ गया, PV इज इक्वल टू 2/3 n E के। If we consider 1 mole of gas, then n is equal to Na। ठीक है, अगर हम इस n जो है वो इसको हम 1 मोल करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो PV इज इक्वल टू 2/3 NaE के। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द जर्नल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो PV इज इक्वल टू, यानी वैसे तो हमारी इक्वेशन होगी ना PV इज इक्वल टू nRT, तो लेकिन जब हमारे पास n1 होगा तो हम हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। यानी इसमें अब हमने क्या किया है कि पहले हमने काइनेटिक इक्वेशन जो है उसको कंसीडर किया है, उससे हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये हमने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। उसके बाद हमने फिर जर्नल गैस इक्वेशन कंसीडर की फॉर 1 मोल। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू RT हो गई। कंपेयरिंग द इक्वेशन 3 एंड 4, दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब इन दोनों के साइड्स पे इक्वल की एक साइड पे PV है, सो हम वी कैन इजीली कंपेयर देयर राइट हैंड साइड। तो 2/3 NaEK इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो जब हम EK की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों चीजें इधर चली जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, ये डिवाइड होंगी और ये इनवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो EK इज इक्वल टू 3R/2Na into T। ठीक है, so we may say that absolute temperature of a gas is directly proportional to the average translational काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज ये R भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये 3/2 भी जाहिर है कि नंबर है, और Na भी हमारे पास वो एक कांस्टेंट नंबर है ना। तो इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को अगर हम मतलब कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो इस इक्वेशन से हमने ये एक रिजल्ट कंक्लूड किया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of its molecule. In other words, temperature is the change in the intensity of molecular motion. कि टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की मोशन की इंटेंसिटी यानी शिद्दत को चेंज करता है कि कोई अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगी यानी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तो टेम्परेचर को हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ molecular motion. When heat flows from one body to another body, the molecules in hotter body give up some of their kinetic energy through collision. अब जाहिर है कि जब आपको पता है कि हमेशा गर्म जो हॉट जो आप कह लें कि रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हीट मूव करती है, तो उसमें क्या होता है कि हॉट रीजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और वो जब हॉटर जो आपका कोल्डर रीजन है उसके मॉलिक्यूल्स उस साइड पे जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के उनको थोड़ी सी एनर्जी शिफ्ट कर अपनी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी दे देते हैं, जिसकी वजह से जो कोल्डर पार्ट में मॉलिक्यूल्स थे वो एनर्जी लेने के बाद उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है. ज़ाहिर है कि जो उन्होंने उनसे ले ली है तो उसकी वजह से जो पहले उनकी एनर्जी थी उससे थोड़ी सी उन्होंने गेन कर ली. अच्छा, उसके बाद give up some of their kinetic energy through the collisions to the molecules in the colder body. ठीक है, and this process continue, और ये process continue रहता है until the average kinetic energy of all the molecules become equal. कि आपको पता है कि जब कोल्ड रीजन से हॉट रीजन से मतलब जैसे आपका कोई एक फॉर एग्जांपल कोई आपकी मेटल रॉड है, वो आप एक साइड पे उसको हॉट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो हीट है वो हॉट पार्ट से जो कोल्डर पार्ट है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है. अगर आप उसको एक साइड को हीट करना बंद कर दें तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वो जो आपकी जो ज्यादा हॉट पार्ट था उधर से हीट ट्रांसफर होती हुई किधर चली जाएगी, कोल्डर पार्ट में. तो इस तरह से यानी जब आपकी दो रीजन्स हैं, एक हॉट टेम्परेचर वाला ज्यादा टेम्परेचर वाला है और दूसरा कम टेम्परेचर वाला है, तो हीट जो है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है. और वो मूव किस तरह से करती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हॉटर पार्ट में होते हैं वो मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा तेजी से मूव कर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. और जब ये कोलाइड करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स इन द कोल्डर बॉडी या कोल्डर पार्ट, तो अपनी थोड़ी सी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को यानी कोल्डर पार्ट वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं. और इस तरह से ये ट्रांसफर जो है वो ये कंटिन्यू रहता है अंटिल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल, यानी हॉटर और कोल्डर पार्ट में जब बराबर हो जाता है तो फिर एनर्जी का ट्रांसफर बंद हो जाता है. क्योंकि जब जाहिर है कि सारे एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं तो फिर कौन एनर्जी देगा, और इस तरह से फिर उस वक्त जो है वो हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं होती उस तरह से. अच्छा, फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स द टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to the average translational kinetic energy of molecules, because गैसेस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सो दे हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस और लिक्विड्स के में जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. वाइल इन सॉलिड्स आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, यानी वो ट्रांसलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन करते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. सो सॉलिड में हम कहते हैं कि इन फॉर सॉलिड्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लिक्विड गैसेस और लिक्विड्स में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, व्हाइल इन सॉलिड्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन एब्सोल्यूट जीरो. अब एब्सोल्यूट जीरो की भी हम बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन द एब्सोल्यूट जीरो
is the temperature at which the molecular motion ceases means कि बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है। सो अगर हम टेम्परेचर और इसका काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन निकालें तो एब्सोल्यूट जीरो क्या था, वो मिनिमम टेम्परेचर जब गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो अब अगर हम टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन निकालें तो क्या होगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, जीरो हो जाती है। द एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। तो ये ज़ाहिर है कि इतना पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल रुक जाए, तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो जो है वो अनअटेनेबल है, ठीक है। तो ये हमारा आज का खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम प्लाज्मा स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।